नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज का जो लेक्चर है वो कल के ही लेक्चर का कंटिन्यूएशन है, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन का। और आपको तो पता ही है कि ये जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण होता है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, इवन फॉर द प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो है ही। और मैंने PYQ का भी डिस्कशन पिछले लेक्चर में करवाया था। एंड यहाँ से आप नहीं देखेंगे, पहला लेक्चर आप जरूर देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, क्योंकि ये लिंकेजेज है। पहले में मैंने बेसिक चीजें बताए हैं फेडरलिज्म के बारे में, और एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, बहुत सारे डायमेंशंस आते हैं। और मैं तो आपको ये बताता हूँ कि जब भी आप GS2 का पेपर, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का सेक्शन है, गवर्नेंस का सेक्शन है, तो ये जो फेडरलिज्म है ये एक प्रकार से अम्ब्रेला टर्म है। इसमें आप बहुत सारे सब यूनिट्स को जोड़ सकते हैं, जैसे कंपटीशन, तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो गया, या फिर इकोनॉमिक फेडरलिज्म को भी लिंक कर सकते हैं, या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तो बहुत सारे टर्म्स यूज किए जा सकते हैं। जैसे नहीं होता है सस्टेनेबल, तो सस्टेनेबल भी एक अम्ब्रेला टर्म हो गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल सॉइल, सस्टेनेबल एनर्जी मैनेजमेंट, तो ये अम्ब्रेला टर्म हो गया। उसी प्रकार से फेडरलिज्म भी एक अम्ब्रेला टर्म है, और इसमें बहुत सारे एडिशंस आप कर सकते हैं, बहुत सारे एडिशंस आप कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने फेडरलिज्म के बारे में बताया था कि जो फेडरलिज्म है वो है क्या चीज। तो बेसिकली जो डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, उसको हम फेडरलिज्म का नाम देते हैं। और ये जो पावर दी गई है वो कहाँ से हमें प्राप्त है? संविधान से प्राप्त है। किसे प्राप्त है? सेंटर को भी प्राप्त है और स्टेट को भी प्राप्त है। तो कुछ एग्जांपल्स हमने आपको बताया था कि क्या है फेडरलिज्म का। तो जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं, डिमार्केशन ऑफ सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट, यूनियन सब्जेक्ट, कनकरेंट लिस्ट हो गया। तो ये जो डिमार्केशन है ये आपका फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है फेडरलिज्म का। अब मैं ये क्यों रिकॉल करवा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब तक आप इसको थोड़ा सा भी दिमाग में नहीं लाएंगे तो लिंकेजेस नहीं हो पाएगी। इतना तो आप समझ गए हैं मेरे ख्याल से। तो थोड़ा सा पॉज करके जरूर रिकॉल करें कि यूनिटरी फीचर्स क्या क्या हमारे संविधान में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इससे काफी ज्यादा अच्छा रिवीजन होगा, आपको एक ही जगह पर पॉइंट आपको मिलते चले जाएंगे। कोशिश करिए रिवाइज करने का माइंड में ही, एंड रिमाइंड कि आपका जो माइंड है बहुत सारी चीजों को एकोमोलेट करता है, और अगर आपको जल्दी से उसे अपने दिमाग में रिकॉल करवाना है तो उसके लिए एक हैबिट डेवलप करनी पड़ती है। तो बार बार इसे प्रैक्टिस करिए, एंड डेफिनेटली धीरे धीरे चीजें तुरंत आपके माइंड से निकलनी शुरू होगी, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर UPSC मेंस आंसर राइटिंग। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो फेडरलिज्म, बार बार फेडरलिज्म शब्द आएगा, सुनने में ऑकवर्ड लगेगा, बट फेडरलिज्म का ही पूरा चैप्टर है, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। ठीक है, तो जहां पर फेडरलिज्म है वहां पर कोऑपरेशन भी है, वहां पर कन्फ्लिक्ट भी है। और ये देश कैसे चल रहा है? ये देश चल रहा है बैलेंस बिटवीन द कोऑपरेशन एंड द कन्फ्लिक्ट। बीच बीच में कन्फ्लिक्ट भी आता है और कोऑपरेशन भी देखने को मिलती है, जैसा कि हमने GST का एग्जाम्पल आपको बताया है ना। तो ऐसे करके आपको चीजें समझकर आगे बढ़ना है। तो दिस वन इज क्लियर। एंड अब देखिए, कुछ कॉपरेशन की बात करते हैं। तो डिजास्टर जैसा सिचुएशन हो गया, अभी महाराष्ट्र में फ्लडिंग हुई थी, केरला में फ्लडिंग आई थी। तो यहाँ पर स्टेट तो अपने तरफ से जो भी मदद है वो तो करता ही है, साथ के साथ नेशनल लेवल पर जो आपके NDRF की टीम है वो भी हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल एड देने की बात भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होती है। फिर जो भी नुकसान हुआ है उसको फिर से बनाने के लिए भी हेल्प सेंट्रल गवर्नमेंट करती है।
और एक और एग्जाम्पल है 2004 में जब सुनामी आया था इंडियन ओशियन में, तब जो भी कोस्टल स्टेट है जो इस सुनामी से प्रभावित हुए तो केंद्र सरकार ने मदद की थी। तो चाहे पैसे से हो, चाहे फोर्सेस से हो, चाहे रिहेबिलिटेशन हो लोगों का, चाहे अदर वेज क्यों ना हो। ठीक है, एक बात ये हो गई। फिर अन्य कॉपरेशन आप देखिए, स्कीम में भी कॉपरेशन दिखता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का नाम आपने सुना होगा, जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, और जिम्मेदारी जो होती है इम्प्लीमेंट करने की CSS की, स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और केंद्र सरकार पैसे देती है। एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, वहां पर स्टेट को कोई फंड नहीं दिया जाता है, वो पूरा का पूरा जो स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के, जैसे मनरेगा हो गया, अभी जो आयुष्मान भारत योजना हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद और क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन करना है। अब भाई नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन करना है, अब लैंड तो किसके हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो जब तक कॉपरेशन वहां पर नहीं होगा तब तक आप समझिए कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है केंद्र सरकार ले डाउन नहीं कर सकेगी, बड़ा मुश्किल होगा, क्लियरेंस करने में दिक्कत आएगी, टाइमिंग लगेगा, और जो डेवलपमेंट है वो अटका रहेगा लंबे समय तक। इसीलिए ना कॉपरेशन बहुत जरूरी है, और हमारे देश में दोनों का एग्जाम्पल अवेलेबल है, कॉपरेशन और कन्फ्लिक्ट का। तो ये कुछ हमने कॉपरेशन का एग्जाम्पल बताया, अब कन्फ्लिक्ट का मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो बहुत सारी योजना है जो केंद्र सरकार लेकर आती है, तो आप देखेंगे कि कुछ कुछ राज्य सरकार उसे इम्प्लीमेंट नहीं करती है, खासकर अपोजिशन वाले गवर्नमेंट जो होते हैं, जो केंद्र पर दूसरी सरकार है और राज्य में दूसरी सरकार है, तो वहां पर ये योजनाएं को लागू नहीं किया जाता है। जैसे कुछ कुछ राज्य में अभी भी आयुष्मान भारत की योजना लागू नहीं है, और एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि जैसे केंद्र सरकार कुछ पॉलिसी लेकर आती है, एजुकेशन पर पॉलिसी लेकर आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, अब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट भी एजुकेशन के गवर्नेंस को लेकर कानून बना सकती है, बनाती भी है। उसके पाठ्यक्रम हो गए, सिलेबस हो गया स्टेट एजुकेशन में, वो सब स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है। लेकिन जो केंद्र सरकार का होता है एजुकेशन पॉलिसी, तो वो भी एक इंटरफेरेंस की ही तरह होती है। जो केंद्र सरकार बोलेंगे कि भाई अगर आप हमारे पॉलिसी को लागू नहीं करोगे तो हम आपको फाइनेंसिस ग्रांट नहीं देंगे। कुछ टाइड ग्रांट का कंसेप्ट दे दिया जाता है कि ये रिफॉर्म करिए तभी आपको ग्रांट मिलेगा, नहीं तो ग्रांट नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स लगा दिए जाते हैं। तो ये भी क्या है, ये कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है। ठीक है, फिर एक और सिचुएशन देखिए, आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट वाला भी मुद्दा है। हालांकि ये स्टेट स्टेट के बीच में ही होता है, लेकिन आप देखिए कि जो भी फैसला आता है तो कभी एक स्टेट राजी हो जाता है, दूसरा स्टेट राजी नहीं होता है, दूसरा स्टेट बोलता है कि भाई केंद्र सरकार उस राज्य का फेवर कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें। फिर कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ कुछ राज्यों में डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा किया गया है, और बहुत सारे राज्य जो है पीछे रह गए इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो ये भी कंसर्न रहता है, तो यहाँ से भी कंफ्लिक्ट निकल कर आ जाती है। तो बहुत सारे हमने एग्जाम्पल आपको दे दिए। अब मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन, डिसक्लैरिटी नहीं होगी, एंड आप अच्छे से चीजों को लिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप एंड द basis for this relationship is actually on the distribution of power, and it represents multi-level governance framework, and it is very essential, very essential for India's stability, security and economic development. ओके, कुछ कोर्ट केसेस है, हालांकि इस कोर्ट केसेस के डिटेल नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये सेंट्रल स्टेट के रिलेशनशिप के ऊपर ही है, तो एज ए रेफरेंस आप दे देंगे तब भी काम चल जाएगा। SR बोमई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, इसके डिटेल में आपको जाना चाहिए। इसके कोर जो जजमेंट आए थे उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि एक काफी इंपॉर्टेंट केस है, काफी फेमस केस है। तो एक बार आप जरूर सर्च करेंगे। फिर है एक आपका BP सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, बस एक दो याद रखिए, काम हो जाएगा। और अब हम चलते हैं करंट टेंशंस जो न्यूज में रहती है लगातार रिगार्डिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन।
एक तो ये होता है कि भाई सेंटर जो है काफी ज्यादा अपने पावर को स्टेट में इम्पोज कर देती है, लाइक मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। 356 क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल को लगा देना, इम्पोज कर देना। हालांकि एक समय था जब स्टेट में बहुत बार प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता था, अब तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई है, लेकिन पहले ये काफी ज्यादा मिसयूज किया जाता था। जब भी देखेंगे कि भाई वहां पर केंद्रानुसार सरकार नहीं बना है, तो कुछ होच पोच करके प्रेसिडेंट रूल लगा के कि भाई हाँ स्टेट जो है संवैधानिक प्रोविजन के अनुसार नहीं चल रहा है, सेंटर के गाइडलाइंस के अनुसार नहीं चल रहा है, तो प्रेसिडेंट रूल लगा दो। ऐसा बहुत बार हुआ है, अभी तो कम हुई है लेकिन पहले बहुत बार होता था। और पहले तो एक समय भी था जब कॉलिशन गवर्नमेंट की सरकार जो है उस समय डोमिनेट भी करती थी। एक ये हो गया। फिर दूसरा इश्यू आता है, हाँ ये वाला जो इश्यू है काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, गवर्नर्स अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। ऐसा बार बार बोला जाता है अपोजिशन स्टेट के द्वारा कि जो गवर्नर है वो बायस्ड होते हैं केंद्र सरकार के प्रति, और इसके कारण जो बहुत सारे बिल्स है जो इम्पोर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट के लिए, राज्य के डेवलपमेंट के लिए, वो अटक जाती हैं, और उसको पास नहीं होने के कारण जो है लोग वहाँ की समस्या झेलते हैं। और ये सब बातें हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अपॉइंटमेंट में आप देखेंगे गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है, प्रेसिडेंट तो करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का पीछे से रिकमेंडेशंस होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को कि किसे गवर्नर बनाना है और किसे नहीं बनाना है। और यहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट के लिए संविधान की तरफ से कोई प्रोविजंस नहीं है कि वो एक रोल निभा सके, एक मजबूत रोल निभा सके रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो केंद्र का पलड़ा है वो थोड़ा भारी है, वो यूनिटरी की तरफ झुका हुआ है। और पहले भी मैंने इस पर बताया भी है, बात को चर्चा किया है। उसके बाद देखिए इंक्रोचमेंट ऑन स्टेट सब्जेक्ट, बहुत बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेट के सब्जेक्ट पर इंक्रोचमेंट देखने को मिला है। और एक क्षण ऐसा भी था, मुझे वो अमेंडमेंट नहीं याद आ रहा है, जब 5 सब्जेक्ट्स को जो कि स्टेट की सब्जेक्ट थी उसको कंकरेंट में मूव किया गया, जिसमें एक शिक्षा तो है ही है और वेट एंड मेजर्स भी था, और आई थिंक इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी एक प्रोविजन था। वैसे आप हमें बताइए कि ये जो 5 सब्जेक्ट इंसर्ट किए गए कॉन्करेंट लिस्ट में चेंज करके डाले गए, तो ये सही निर्णय था या फिर गलत निर्णय था? बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन सब मुद्दों पर यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी, ये प्रोग्राम्स होना जरूरी है या फिर डिफरेंट स्टेट अपनी अपनी पॉलिसी या नीति अपनाए, वो ज्यादा जरूरी था? हालांकि जो एजुकेशन का मुद्दा है अभी भी मोस्टली स्टेट ही कंट्रोल करते हैं अपने अपने राज्यों में, लेकिन केंद्र का ऊपर या अपर हैंड रहता ही है। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ही बात कर लेते हैं, कुछ मॉडल्स कुछ टारगेट दिए गए उसमें। तो आपकी क्या राय है? आप अपना ओपिनियन जरूर बताएं, इससे बहुत डिस्कशन में लाभ होता है, अपने अगर व्यू पॉइंट आप रखते हैं तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। देखिए एजुकेशन है, हेल्थ है, लैंड एक्विजिशन है। ठीक है, हाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे प्रधानमंत्री हैं वो दूसरे देश की यात्रा पर गए, कुछ एग्रीमेंट्स हुआ कि भाई एक राज्य में हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कंपनी स्टेब्लिश करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये एग्रीमेंट हो गया, तो चाहे वो स्टेट सब्जेक्ट का मुद्दा क्यों ना हो, स्टेट सब्जेक्ट में क्यों नहीं आता हो, फिर भी उस एग्रीमेंट को अप्रूवल दे दी जाएगी। तो ये भी एक ऐसा मानिए कि इंक्रोचमेंट हो जाता है स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर, स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखिए रिसोर्स शेयरिंग एंड पावर डायनेमिक्स। एक तो अनइक्वल फाइनेंशियल एलोकेशन, कुछ राज्यों को ज्यादा पैसा मिल जाता है, कुछ को कम। इवन जो ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो ज्यादा टैक्सेस भर रहे हैं, टैक्सेस जहां से आ रही है उनको कम पैसे मिलते हैं, जो कम टैक्सेस पे कर रहे हैं उनको ज्यादा मिलता है। और इसी प्रकार से वो जो फाइनेंस कमीशन का जो फॉर्मूला होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंसेस टू द स्टेट, वो तैयार किया जाता है, और इसके बारे में आप अच्छी तरीके से वाकिफ भी होंगे। ये बात हो गई। उसके बाद देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज के मैनेजमेंट की बात करें तो
ये अपॉइंटमेंट जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से आते हैं, ये वर्क करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और स्टेट में किसी राज्य में एक कैडर होता है, तो उस कैडर के ये हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से। करना काम कहाँ पर है? राज्य सरकार में। तो जहां पर अपोजिशन वाली सरकार होगी तो हो सकता है भाई जो स्टेट की पॉलिसी हो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो, या फिर अगर ऑफिसर उल्ट मतलब कभी कभी ये भी होता है कि केंद्र सरकार की पॉलिसी को ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी। बहुत सारी ये इंटरनल चीज़ें मौजूद हैं जो हमें और आपको हो सकता है उतना डिटेल से पता ना हो, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन में उसको विजिबल होता है ये चीज़ें। इसलिए कभी कभी आप डिबेट देखेंगे ऑफिसर्स की, रिटायर्ड ऑफिसर्स की, तो आपको उन डिबेट में चीज़ें साफ साफ झलकते हुए दिख जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ये तो हमने कर लिया। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, इसके ऊपर तो हमने लेक्चर ही पूरा बता दिया था पिछले क्लास में। आई थिंक कि 15-20 मिनट का लेक्चर है, तो रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, और बेकार में फिर से 10 मिनट गायब हो जाएगा। इसीलिए एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को आप वहां से भी रिवाइज कर लेंगे। बेसिक मतलब यही होता है कि जो फेडरलिज्म है वो इक्विटेबल नहीं है, कहीं पर ज़्यादा स्टेट को ऑटोनॉमी दी गई है, किसी राज्य में कम दिया गया है, किसी राज्य में सेंटर ज़्यादा डोमिनेट करता है। ये होता है आपका एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। ओके, उसके बाद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी आ जाती हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, तो भाई कुछ कुछ राज्य इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसी प्रकार से मनरेगा स्कीम है भी, लेकिन आप देखेंगे कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में इशू आ जाती है। फाइनेंशियल जब देने पड़ते हैं जो भी मजदूर हैं उन्हें, तो वो पैसे रिलीज होने में टाइम लग जाता है। तो एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन की कमी हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद स्टेट अपने अपने पॉलिसी लाने का प्रयास करते हैं, जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं, लाइक एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग द सेंट्रल लॉ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ केंद्रीय कानून है उसको इम्प्लीमेंट करना स्टेट के लिए चैलेंज हो सकता है, लाइक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि वहाँ के हो सकते हैं लोकल परसेप्शन कुछ और सेंट्रल जो कानून को लागू करना चाह रहे हैं वो उनकी दूसरी पर्सपेक्टिव हो, तो ऐसे में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, और बहुत सारे केसेस दिखे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसमें हर्डल्स तो हैं, और कन्फ्लिक्ट है, कॉपरेशन भी हमें दिखता है, और इसी तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। एंड इसमें डिस्कशन, डिबेट, ये सब होना जरूरी चीज है, और अल्टीमेटली हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि भाई कॉमन जो गोल है संविधान का, वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करना, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, पॉवर्टी हटाना, ये फुलफिल होना चाहिए। भले ही कहीं कहीं हमें कन्फ्लिक्ट और कहीं कहीं हमें कोऑर्डिनेशन दिखता है, इसी को तो कहते हैं बैलेंस अप्रोच। हमारा जो पूरा संविधान है वो कन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन पर ही आधारित है, और इसी को बैलेंस जो राज्य कर लेता है, जो सरकार कर लेती है, तो आप देखेंगे कि मिनिमल कन्फ्लिक्ट और मैक्सिमम गवर्नेंस दिखता है। ठीक है, and these are the essence of the constitution and fulfills the desire of the citizens and also empower the citizen, empowers the uh, developmental needs of the people. Okay, so hope you understood this much. Now we are moving to the next topic कि कैसे हम सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कमीशंस है, बेटर यही रहता है कि जो कमीशंस के रिकमेंडेशंस हैं उसको आप रेफर करें, कुछ अपने अपने यूनिक सजेशन भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि भाई पूरा एकदम जो कमीशन के रिकमेंडेशन है उसी को चेप दिए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ अपने आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज की कैसे कम किया जाना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, तो ये जरूर आप बताएंगे, तो इससे कुछ नया पॉइंट्स जनरेट होता है। और ऑलवेज द न्यू पॉइंट्स हैव एक्स्ट्रा एज देन द रिपीटिंग पॉइंट्स, जो बार बार स्टूडेंट्स या मैगजीन्स में रिपीट होते रहती हैं। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिखता है, याद आता है, तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, ताकि और भी जो लोग
बच्चे देख रहे हैं वो भी इस चीज को जान सके। So, while India leaned towards a unitary system, center-state relations have transformed over time and shaped by social, political, and economic changes. And consequently, effective management of this dynamic is crucial for good governance. एक और कीवर्ड आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, डायनेमिक फेडरलिज्म। मतलब हमारे जो फेडरलिज्म की विचारधारा है ना वो चेंज होते रहती है, क्योंकि ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है कि भाई एक बार ऐसे डिफाइन कर दिया था ऐसे, ये इवॉल्व हो रहा है, नए नए इश्यूज आ रहे हैं, नए नए कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से फेडरलिज्म का कंसेप्ट इवॉल्व हो रहा है। कहीं केंद्र झुक जाती है, कहीं स्टेट झुक जाता है, कहीं स्टेट अपर हैंड हो जाता है तो कहीं सेंटर जो है झुक जाती है। ठीक है, तो डायनेमिक फेडरलिज्म एक कीवर्ड है, उसको भी ध्यान रखना है। तो देखिए कैसे कुछ रिलेशनशिप को सुधारा जा सकता है, उसके लिए बहुत सारे कमीशन गठित हुए हैं, जिसमें से एक है आपका फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे सुधार लाया जाना चाहिए इसके लिए कमीशंस को गठित किया गया था। आप हमें ये जरूर बताएं कि कौन से वर्ष में ये पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन स्टैब्लिश हुआ था। तो क्या कुछ सजेशन है? एक तो इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263 में तो वैसे भी है ये, इंटर स्टेट काउंसिल स्टैब्लिश करे। इसमें क्या होता है कि भाई जो स्टेट्स है ना उसको एक साथ लाया जाता है, एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है, और जो भी मुद्दे हैं स्टेट के उसको हियर किया जाता है, और फिर एक कॉमन सोल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं कि अच्छा भाई ये कॉमन मुद्दा घूम रहा है सब राज्यों में, तो इसका एक कॉमन समाधान निकालते हैं ताकि कोई भी स्टेट जो है दुखित ना रहे, परेशान ना रहे। तो ऐसे में क्या है कि कन्फ्लिक्ट कम होगा, कॉपरेशन ज्यादा होगा, और सर्विस डिलीवरी अच्छे से होगी, क्वालिटी वाली सर्विस डिलीवरी होगी। And then appoint governors with a strong public experience, maximize a delegation of powers to the state, यानी कि ज्यादा पावर डिवॉल्व किया जाए स्टेट को, एंड इंक्रीज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द स्टेट। एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास अभी भी। आप देखेंगे कि जो भी मेजोरिटी ऑफ द टैक्स कलेक्शन किए जाते हैं, मतलब जो टैक्स इम्पोज करना हो या फिर कलेक्ट करना हो, वो सब केंद्र सरकार के पास ही रहता है, और जो स्टेट है वो कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं क्रिएट कर सकती। क्रिएट करना है तो बहुत सारे इफ एंड बट्स लगे हुए हैं, केंद्र से परमिशन लेना पड़ेगा, ये सब होता है। ठीक है, तो इसके कारण इनको ऑटोनॉमी नहीं मिलती। जब इन्हें ऑटोनॉमी नहीं है तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कहाँ से फाइनेंसेस प्रोवाइड करेंगे? तो एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम को जन्म दे रहा है। ये देखिए, फाइनेंशियल डिसऑटोनॉमी इन द स्टेट इज लीडिंग टू फाइनेंशियल डिसऑटोनॉमी इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। तभी तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ग्रांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं केंद्र के या फिर स्टेट के। उतना ज्यादा फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट से नहीं आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, जबकि पूरा जो खेल है डेवलपमेंट का वो तो लोकल लेवल पर ही है। पंचायती राज वहाँ पर विकास कम है, अर्बन एरियाज में तो चलो ज्यादा है, लेकिन पंचायती राज एरिया में विकास कम है, रोड नहीं है, डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो ये दिक्कत तो आती है। फिर है आपका सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन आप ध्यान देंगे कि 1983 में गठित हुआ था, और इसका रिपोर्ट जो है 1988 में आया था, जिसमें कुछ रिकमेंडेशन हुआ था कि ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है जिसको क्रिएट करने की बात कही है ये, उसको परमानेंट कर दिया जाए। और प्रेसिडेंट का रूल जो लगाया जाता है बहुत बार कभी कभी गलत पर्सपेक्टिव से, गलत कारणों से लगा दिए जाते हैं, पॉलिटिकल टसल के कारण भी लगा दिए जाते हैं, तो उसको लिमिट करो यूज करना। ठीक है, उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज को और मजबूत बनाया जाए, एंड रिवाइव द जोनल काउंसिल, इम्प्रूव कम्युनिकेशन ऑन विथहोल्ड असेंट टू द स्टेट बिल। यानी कि कभी कभी गवर्नर आप देखेंगे कि बिल को विथहोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो विथहोल्ड क्यों किया जा रहा है इस पर पूरा क्लैरिटी होना चाहिए, और स्टेट को बताने की जरूरत है कि क्यों किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, कंसल्ट स्टेट ऑन सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर अगर कानून बनाया जा रहा है तो एक बार स्टेट से कंसल्ट कर ले, और गवर्नर को अपॉइंट किया जा रहा है तो इस पर भी कंसल्टेशन हो जाए, क्योंकि संविधान ने ऐसे यहाँ पर एक लूप होल छोड़ के रखा है कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट में कोई स्टेट की रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिलती है, वो कंप्लीटली प्रेसिडेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। ओके, और भी कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन के रिकमेंडेशन थे, मैं आपको दिखाता हूँ।
सरकारी कमीशन के सिर्फ इतने ही नहीं थे, यहाँ पर देखिए मैंने अलग से लिख रखा है। तो सेंटर शुड मेक लॉ ऑन करेंट लिस्ट ओनली ऑन लिमिटेड मैटर, ऐसा नहीं कि जो भी कॉन्करेंट में मैटर है वो सब पर बनाना शुरू कर दे। मिनिमल लॉ केंद्र बनाए, बाकी ज्यादा लॉ बनाने दे स्टेट को। इससे क्या होगा कि स्टेट जो है अपने अनुसार लोकल कंडीशंस के अनुसार वो अपनी पॉलिसी प्रोग्राम्स बना सकती हैं। उसके बाद देखिए जो भी बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किए जाते हैं गवर्नर की तरफ से, तो प्रेसिडेंट उसको 6 महीने में डिसाइड करे। अभी कोई टाइम लिमिट नहीं है, एक बार रिजर्व हो गया या गवर्नर के पास बिल चला गया तो भाई 6 महीने, 1 साल, 2 साल कब तक रखा जाएगा, ये कोई फिक्स टाइम संविधान ने नहीं किया है, जिसके कारण बहुत बार बिल्स डिले हो जाती है एक्ट बनने में। तो ऐसे में स्टेट की जो डेवलपमेंट है वो अटक जाती है, गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद आते हैं हम अन्य पॉइंट्स पर। तो ये तो चलो ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल को परमानेंट करने की बात कही गई थी। हाँ, ये बोला गया कि जो मिनिस्ट्री को डिसॉल्व किया जाए, अगर प्रेयर डिसॉल्व किया जाता है मिनिस्ट्री को, तो वो एक्सक्लूसिवली असेंबली फ्लोर पर होना चाहिए। मतलब असेंबली में साबित करो कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस नहीं है जनता का या फिर हाउस का इस गवर्नमेंट के प्रति, इसलिए हम नो कॉन्फिडेंस ला रहे और सरकार गिरेगा। तो ये एक पॉइंट बताई गई थी। फिर एमएम पुंछ कमीशन की बात करें तो यहाँ पर भी वही बात बोली गई, इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड स्टेट ऑन द पेंडिंग बिल्स, grant state greater flexibility on the state list and concurrent list item, limit the discretionary power of the governor, गाइडलाइंस चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के लिए होनी चाहिए अगर हंग असेंबली है। हंग असेंबली मतलब इलेक्शन हो तो गया लेकिन किसी ने भी मेजोरिटी नहीं लाई है, तो ऐसे में गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दिया जाता है। तो हो सकता है भाई गवर्नर केंद्र सरकार से प्रभावित हो और वो दूसरे को मौका दे दे, जिन्होंने कम सीट लाई है बट मेजोरिटी नहीं हासिल कर सका है उसे, रेदर देन जिन्होंने ज्यादा सीट लाई है बट मेजोरिटी नहीं लाई है। ओके, तो इसके लिए पूरा गाइडलाइंस होना चाहिए और ये बहुत बार देखने को मिलता है। आपको ध्यान रखना है जब भी इलेक्शन होगा और वो जो किसी भी गवर्नमेंट ने मतलब किसी भी पार्टी ने मेजोरिटी सीट नहीं लाई है, तो वो ऐसा सिचुएशन बार बार आपको दिख जाता है। फिर देखिए फाइनेंस कमीशन को परमानेंट बनाने की बात कही गई थी, जुडिशियल काउंसिल्स क्रिएट करने की बात की गई थी फॉर बजट प्रिपरेशन, इक्वल सीट्स इन द राज्यसभा फॉर ऑल द सीट्स। अभी क्या है, पॉपुलेशन के आधार पर राज्यसभा की सीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूपी में सबसे ज्यादा है, फिर दूसरे राज्यों में महाराष्ट्र में वहां पर ज्यादा होगा, गोवा में देखेंगे कम होगा। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन के आधार पर निर्धारित है, लेकिन यहाँ पर इक्वल सीट्स पर स्टेट्स की बात बोली जा रही है। हालांकि ये बड़ा मुश्किल होगा इम्प्लीमेंट करना, ये कंसेप्ट अमेरिका में लागू है लेकिन इंडिया में बड़ा मुश्किल होगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स नहीं लिखने जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेंगे, तो वहाँ उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, फिर देखिए नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गठित हुई थी और इन्होंने बोला था इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन क्रिएट किया जाए, आर्टिकल 307 में जो बोला गया है। फिर देखिए आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट रूल लगाने से पहले एक बार समाधान हो जाए, मतलब एक कोशिश की जाए कि भाई गवर्नमेंट जो है वो अपने आप की कमी को सुधार ले, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर इमरजेंसी लग जाती है तो बहुत बड़ा दिक्कत आ जाता है स्टेट में। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या है कि भाई सेंट्रल स्टेट रिलेशन में चूंकि कन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन दोनों है, तो बेटर हम उसे मैनेज करें इस तरीके से कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो और कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते, मिनिमाइज एंड एक होता है ना डिस्ट्रीब्यूट, मिनिमाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक अच्छा कोड दिया गया है एज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राइटली नोटेड कि चलो ठीक है, जो देश है एंड जो लोग हैं मे बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट के में लोग रह रहे हैं, बट ये क्यों ऐसा किया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए,
इसका मतलब ये नहीं कि अलग राज्य हो गया तो वो जनता अलग हो गई दूसरे राज्य की जनता से, ठीक है? जो कि आजकल आप देखते हैं कि जो रिज़र्वेशन इन द मतलब क्या कहते हैं उसको, पार्टिकुलर स्टेट में हैं आप और वहाँ के प्राइवेट कंपनीज़ में रिज़र्वेशन का जो मुद्दा चलता है, वो सब मुद्दा कहीं न कहीं दिख रहा है आजकल। तो वही बात है कि ये जो क्रिएट किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया गया था, अल्टीमेटली कंट्री एक ही है, वहाँ के लोग यहाँ के लोग एक हैं और एक ही अथॉरिटी है जो कि है संविधान और वहीं से पावर चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे जनता हो, वो एन्जॉय करती है। ओके, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, नीति आयोग। तो नीति आयोग का मतलब क्या हुआ? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इससे पहले प्लानिंग कमीशन था, ठीक है? 1950s में ही इसे क्रिएट किया गया था। प्लानिंग कमीशन को काम क्या था कि प्लान बनाना है डेवलपमेंट के लिए, विभिन्न राज्यों के लिए और कितने पैसे लगेंगे, कितना खर्च होगा और उस प्रकार से पैसे एलोकेट करेंगे स्टेट को ताकि एज पर द नीड ऑफ द स्टेट उस हिसाब से हम पैसे खर्च करें और जो भी गोल है या प्रायोरिटी है, जैसे शुरुआत में आप देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन होता था, उसका प्रायोरिटी होता था, फोकस होता था। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन में एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया था, सेकंड वाले में इंडस्ट्री पर फोकस किया गया था, है ना? तो वो प्रायोरिटी था। तो प्रायोरिटी का मतलब ये हो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इन सेक्टर पर करना है। तो ये था प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव और चूंकि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, ना ही स्टेट्यूटरी था, तो 2015 में इस प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग को लाया गया और नीति आयोग में खास बात यह है कि स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट की भी बात सुनी जाती है और नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह है, स्टेट को आइडियाज भी देते हैं कि अच्छा चीज आपके राज्य में इस चीज की कमी है। रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारे रिपोर्ट ये रिलीज करती है, तो उससे आकलन हो जाता है कि अच्छा हेल्थ का कंडीशन खराब है, एजुकेशन का कंडीशन खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कंडीशन खराब है, फूड इनसिक्योरिटी है, गरीबी है, बहुत सारे इंडिकेटर्स रिलीज करते हैं। और ये प्रोग्राम जो चलाते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम हो गया, ताकि ये जो राज्य के ब्लॉक्स हैं या डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि काफ़ी पीछे रह गए, कुछ-कुछ डिस्ट्रिक्ट काफ़ी आगे चले गए, कुछ-कुछ बहुत ही पीछे रह गए, तो इन पीछे वालों को कम से कम सेम लेवल फील्ड, सेम लेवल ग्राउंड पर लाना है, इसके लिए नीति आयोग को कंस्टिट्यूट किया गया था, ठीक है? तो ये है 2015 में एस्टेब्लिश हुआ और इसमें स्टेट को भी अब वॉइस दी गई है, इनकी भी बातें सुनी जाती हैं, रखी जाती हैं। इट इज़ ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक तो जीएसटी का एग्जांपल मैंने आपको बताया था और एक ये आपका नीति आयोग, और भी 2-3 एग्जांपल आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए ताकि ये समझा जा सके कि हाँ, आप चीज़ें लिंक कर पा रहे हैं। तो नीति आयोग का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था और इसको गवर्नेंस के टॉपिक में कवर किया गया है और आई थिंक कि मैंने गवर्नेंस का जो लेक्चर है वो तो करवा ही दिया है। तो बस करंट से आपको अपडेट रहना है, मैंने 1 साल पहले इसे कवर करवाया था। तो अगर आपने नहीं देखा है गवर्नेंस का सीरीज तो ज़रूर जाके देखिए और एक-एक पॉइंट को अच्छे से कवर करवाया गया है वहाँ पर। अब आते हैं अगला मुद्दा जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, वो है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट का मुद्दा। क्या है भैया? ये रिवर डिस्प्यूट का मुद्दा। तो इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि हमारा देश है प्यारा सा भारत और यहाँ पर अनेकों नदियाँ बहती हैं। नदर्न रीजन में भी बह रहा है ये, इधर जो गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, और सदर्न में भी बढ़ रहा है, जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेन्नाव, ये सब रिवर्स हैं। तो रिवर्स हैं, उस पर प्रोजेक्ट्स भी हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी हैं और वाटर को स्टोर करने के लिए डैम्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है? तो ये इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट आखिर होती क्या है? तो भाई आप समझिए कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे देश में, किसी राज्य में, ठीक है? अब
खासकर ये डिस्प्यूट आपको सदर्न स्टेट में मिलेगी। सदर्न स्टेट में क्यों मिलती है? क्योंकि इसके पीछे ज्योग्राफिकल कारण भी होता है, क्योंकि सदर्न रीजन में जो रिवर्स है वो पेरेनियल नहीं है, हमेशा इसमें पानी नहीं रहती है सेम क्वांटिटी में, क्योंकि ये सीजनल होती है। जब बारिश हुआ तो पानी आ गया रिवर में, और अल्टीमेटली फिर ये फीड करता है एग्रीकल्चरल फील्ड को, पीपल को, डैम को, सबको फीड करता है, और स्टोर भी किए जाते हैं वाटर को। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो वो डैम भी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर चूंकि पेरिनियल नहीं रहता है तो यहाँ डैम बना दिया। और उधर नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे कि घर घर बोरवेल होता है, जमीन के नीचे से पानी निकाले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर वो जो सॉइल है वो पानी को नीचे लेके चला जाता है, जबकि जो सदर्न या पेनिनसुलर रीजन है वहां पर नीचे आप देखेंगे तो पत्थर है। ठीक है, डेक्कन प्लेटू का भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो इसलिए पानी पेनिट्रेट नहीं हो पाता। बोरवेल मोस्टली पानी निकालने में बहुत डीप से पानी निकलता है, बड़ा मुश्किल है, इसलिए क्राइसिस हमें देखने को मिलती है। बाकी ये तो चलो ठीक है कि सीजनल और पेरिनियल वाला है, कि उधर हिमालय में ग्लेशियर्स है तो पानी पिघलते रहती हैं, और मतलब बर्फ पिघलते रहता है, और पानी जो है रिवर्स के माध्यम से कंटिन्यूस फ्लो करते रहती है, एक समय के बाद वो ग्लेशियर भी पिघलने वाला है। तो नॉर्थ इंडिया में भी वही चैलेंज होगा जो आज साउथ इंडिया में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने पर्सपेक्टिव बताया कि क्यों इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट होती है। कारण आप समझ गए होंगे, वाटर स्कैर्सिटी है तभी डिस्प्यूट होती है। जब वाटर की कैपेसिटी पूरा भरपूर रहेगी भाई, आपके पास 50 प्रकार के व्यंजन रहेंगे और आप एक ही हैं आदमी खाने वाले, तो भाई आपको कभी भी ये लड़ाई झगड़े का माहौल तो बनेगा नहीं। स्कैर्सिटी होगी तब कि भाई बहुत भूखे हो और आधा रोटी मिल रहा है खाने के लिए, तो स्कैर्सिटी हो गई, और तब दिक्कत आती है। तो बस ऐसे ही आप समझिए इस चीज को। तो ये है, flowing across India's varied landscape, numerous rivers act as a vital resource for millions of the people, and dispute होने का कारण ये भी है कि मल्टीपल स्टेट में ये गुजरती हैं, तो मल्टीपल स्टेट की नीड है, उसकी पॉपुलेशन की नीड है, कोई ज़्यादा खर्च कर लिया, कोई कम खर्च कर लिया, कोई इरिगेशन के लिए ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, किसी की कम रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे डिस्प्यूट आती हैं, चाहे कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, महानदी में भी है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट भी है, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट भी है। ठीक है, तो इसलिए इसके कारण एक चीज ये भी होता है कि भाई इंटरस्टेट टेंशन हो जाती है ना। जैसे ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट के कारण आप देखेंगे कि केरला और तमिलनाडु के बीच में, मतलब कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो रिलेशन है उसमें थोड़ा खटास देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक चैलेंज है हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, ये डिस्प्यूट। ओके, तो ये हो गया। और अब डिस्प्यूट है तो इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए? तो संविधान या संविधान निर्माता वाकई में काफी ज्यादा दूरगामी सोच रखते थे, उनको पता था कि आने वाले समय में इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट हो सकता है, तो इसलिए इन्होंने कुछ प्रोविजंस करके रखे हैं। ओके, जैसे आर्टिकल 262 क्लाउज 1, इसमें क्या बोला जाता है कि अगर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट का कोई मुद्दा है, उसको सॉर्ट आउट करना है, तो पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन या कानून बना सकती है फॉर द एजुकेशन और फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। और पार्लियामेंट ने बनाया भी है, आप देखेंगे रिवर बोर्ड्स एक्ट है, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 भी है। ठीक है, तो संविधान के अनुसार ही बनाया गया है। फिर आर्टिकल 262 क्लॉज 2 एक बात ये भी साफ साफ करती है कि पार्लियामेंट जो ये कानून बनाएगा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के ऊपर, तो इसमें पार्लियामेंट को ये भी पावर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड किया जा सकता है, ध्यान रखना, इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड किया जा सकता है, या फिर कोई अन्य अदर कोर्ट को भी, फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द जुरिडिक्शन ओवर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। ओके, तो आप देख सकते हैं रिवर्स बोर्ड एक्ट 1956, ये एक्ट एस्टेब्लिश किया गया पार्लियामेंट की तरफ से। क्या ऑब्जेक्टिव था कि जो सेंटर है वो रेगुलेट करेगी इंटरस्टेट रिवर एंड वैलीज को इन द पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि इंटर स्टेट है ना भाई, तो एक स्टेट कैसे उसे रेगुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर लॉजिक भी है। एक स्टेट का जुरिडिक्शन तो अपने राज्य में होता है, अगर इंटर स्टेट वैली है, इंटर स्टेट रिवर है, तो उसका रेगुलेशन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, पार्लियामेंट करेगी। कैसे करेगी? कानून बना कर सकती है। ठीक है,
और ये तो डिस्प्यूट वाला मैंने आपको बता दिया, जैसा कि बोला गया है, संविधान में ही बोला गया है कि हाँ भाई, पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेशन इनेक्ट कर सकती है फॉर द रिजोल्यूशन। तो आप देखिए, एक ट्रिब्यूनल गठित किया गया था, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, टू रिजॉल्व द वाटर डिस्प्यूट। और बीच बीच में ये ट्रिब्यूनल मीट करती है फॉर रिजॉल्विंग द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। एंड इसमें ये भी साफ साफ कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जुरिडिक्शन से बाहर रखा जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है जिसका जवाब हमने ऑलरेडी बता दिया है, तो ज़्यादा इसमें हम टाइम नहीं लेंगे। रीजंस बिहाइंड द राइजिंग इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है कि भाई लोगों के जो इमोशंस है उसको एक्सप्लॉइट करके पॉलिटिकल गेन्स के लिए, वोट बैंक के लिए ये जो है मुद्दों को एक्सेलरेट कर दिया जाता है। इवन डिसीजंस आते हैं तो उस डिसीजन पर सहमति नहीं हो पाती है, एक ये फैक्टर हो गया। दूसरा है आपका स्टेट बायोरिफिकेशन, मतलब स्टेट का डिवीजन। यानी कि आप देखेंगे कि आज जो आप राज्य देख रहे हैं 28 स्टेट्स, एक्चुअली ये पहले 14 स्टेट हुआ करते थे, 14 स्टेट। तो आज उसका डबल हो गया है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में डिवीजन किए गए हैं स्टेट का। भाई स्टेट का तो डिवीजन कर दिया गया, एरिया का डिवीजन कर दिया गया, लेकिन जो रिवर्स फ्लो कर रही थी तो उसका क्या शेयर दूसरे राज्य को, नए क्रिएटेड राज्य को दिया जाना चाहिए, इन सब पर क्लैरिटी से फैसला नहीं हुआ, जो बाद में पॉपुलेशन बढ़ने के कारण और वाटर के यूज और डिमांड बढ़ने के कारण मुद्दा तो फिर से रिफ्लेक्ट होगा, और होता है और होता ही रहा है, तो इसीलिए कन्फ्लिक्ट भी रहा है। ओके, तो ये है। लाइक आप देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसलिए तो आप देखेंगे कि केंद्र सरकार असिस्टेंस प्रोवाइड करती है आंध्र प्रदेश को, ताकि जो एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट वहां पर बन रहा है, पोलावरमन लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो उसको कंप्लीट किया जाए। क्यों? क्योंकि वाटर क्राइसिस का इशू आ गया है ना। एंड उसके बाद वाटर स्कैर्सिटी भी एक प्रॉब्लम है। लाइक अगर ओवरऑल देखें तो हमारे देश में 4% ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज डिस्पाइट 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। फिर कंपीटिटिंग इंटरेस्ट हो जाता है, यानी कि वाटर के यूज को लेकर एक राज्य ज़्यादा यूज कर रही है, दूसरा कम यूज कर रहा है। एक जो है ज़्यादा इरिगेशन पर्पज के लिए वाटर कंजर्व कर रही है, दूसरा नहीं कर पा रहा है। और खासकर इसमें बेनिफिट किसे मिलता है? जो अपर रिपेरियन स्टेट है, यानी कि जो जिस स्टेट से वाटर आ रही है उसको थोड़ा अपर हैंड मिल जाता है एज कम्पेयर टू जिस राज्य में वाटर जा रही है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और ये सिमिलर इश्यू आ जाती है आपका देशों के बीच में। जैसे अभी देखिए कि चाइना से बहुत सारे रिवर ओरिजिनेट करके वो इंडिया में आती है, ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो अगर कभी भी वाटर सिक्योरिटी पर खतरा अगर चाइना को पहुंचाना होगा तो वो उस पर डैम बना देगी, जो बना भी रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कभी इसका मनमर्जी पर हो सकता है भाई एक्सेस वाटर जो है वो छोड़ दे, और इससे जो नॉर्थ ईस्ट वाला राज्य है वो भी प्रभावित हो जाए। तो ये तो चलो हमने आपको स्टेट के लेवल पर बताया, लेकिन इसका इम्प्लीकेशंस ट्रांसनेशनल लेवल पर भी देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद और भी चैलेंजेज हैं लाइक जियोपॉलिटिकल टेंशंस। आप देखिए, जो जियोपॉलिटिकल मतलब यहाँ पर हम दो देश को शामिल कर देंगे, जैसे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में आपने बार बार सुना होगा तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। तो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व क्यों नहीं हो रही है, कंक्लूड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो राजी नहीं होती है इस जो भी फैसला लिया जाता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कहना होता है कि जो भी ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के प्रोविजंस है, मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के नहीं, जो भी रेजोल्यूशन के सॉल्यूशंस बताए गए हैं वो कहीं ना कहीं बायसनेस हैं, और वो वेस्ट बंगाल के वेलफेयर में नहीं है, इसलिए इस पर सहमति नहीं मिल पाती है, और अभी भी ये तीस्ता वाटर डिस्प्यूट लगा पड़ा है। ओके, और भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला इश्यू हो सकता है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन लाइक पॉल्यूशन हो गया। अब रिवर यमुना रिवर है, पॉल्यूशन हो गया, तो भाई उसकी वाटर तो यूज नहीं कर सकते, तो क्या है दूसरे राज्यों से वाटर खींचो, कंजम्पशन की डिमांड बढ़ेगी, तो कल को अगर उस राज्य में पानी की किल्लत हो गई तो वो ब्लॉक कर देगा। उसके बाद लैक ऑफ कॉपरेशन नहीं है स्टेट्स के बीच में, तभी तो समाधान नहीं हो पाता है। तो इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, आई थिंक इट इज इनफ। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस और कम्स ऑन दिस इंटरेस्टेड वाटर डिस्प्यूट, कारण क्या है,
एक फिर ये है कि चैलेंजेस क्या है इन रिजॉल्विंग दिस डिस्प्यूट। तो एक तो हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिक कंफ्यूजन है, ये वही बात हो गई कि एक समय पहले स्टेट बाउंड्रीज कुछ और थी, अभी कुछ और हो गई है। तो जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है, उसका जो एरिया है वो राज्य में कहीं श्रिंक हुआ होगा, कहीं एक्सपेंड हुआ होगा, ठीक है, तो ये डिस्प्यूट आ गई। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एम्बिग्यूटी, यानी कि प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बताया गया संविधान में रिगार्डिंग द resolution of the disputes, ओके। एंड फिर आप देखिए इंस्टीट्यूशनल अनसर्टेनिटी, इसमें ये बोला गया है कि चलो एक तरफ आर्टिकल 262 रेस्ट्रिक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस को इन द वाटर डिस्प्यूट, लेकिन आर्टिकल 136 वो एक प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्पावर कर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो किसी भी कोर्ट ट्रिब्यूनल से फैसले जो आए हैं उसको रिव्यू कर सकता है अंडर द स्पेशल लीव पिटिशन। और ये काफी ज्यादा वाइड पावर होता है सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 136 दैट इज योर स्पेशल लीव पिटिशन। कुछ एक्सेप्शन होते हैं आर्टिकल 136 के अंतर्गत, लेकिन वो कोर्ट मिलिट्री कोर्ट सबके लिए होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर इम्प्लीमेंटेशन हेल्डल है, अवार्ड या फैसला सुना भी दिया गया है लेकिन वो इम्प्लीमेंट फिर राज्य नहीं करती है, क्योंकि ये होता है कि अगर फैसला उनके हित में नहीं आया तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, हित में आया तो इम्प्लीमेंट करेगी, तो दूसरे राज्य नहीं होता है, ओके। तो इसलिए बार बार देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है कि भाई इतना वाटर उस राज्य को दो, इतना अपने पास रखो। बहुत बार न्यूज़पेपर में तो बाढ़ आई हुई है ऐसे खबरों की, ठीक है। फिर आउटडेटेड अप्रोच भी है कि हम ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, लाइक डैम सिस्टम्स फॉर वाटर प्रिजर्वेशन, उसमें हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस करके भी हम वाटर क्राइसिस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि कोस्टल स्टेट है, ठीक है, तो कोस्टल स्टेट्स में आपका क्या है, सॉल्ट वाटर है, तो कुछ ऐसी तकनीक लाई जा सकती है जो अन्य देश यूज करते भी है, वेस्टर्न कंट्रीज यूज करते हैं, इजराइल यूज करता है, वो तकनीक जो है वहाँ से यहाँ लाया जा सकता है। तो खर्चा कम आएगा, खर्चा कम आएगा तो वाटर जो आपके सी वाटर है उसको हम यूज कर सकते हैं, या फिर रिसाइकलिंग वाला भी सिस्टम हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, ओके। उसके बाद है चैलेंजेस विथ द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। तो इस एक्ट में क्या चैलेंज है, तो वही है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इनएफिशिएंट है, फैसला दे भी गया फिर भी उसे मानने को तैयार नहीं होते। और एक दिक्कत ये भी है कि भाई अगर लेट्स से कि कावेरी रिवर डिस्प्यूट है तो भाई इसके लिए अलग ट्रिब्यूनल बनता है, कृष्णा डिस्प्यूट है तो कृष्णा डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अलग बन जाता है, तो सबके लिए अलग अलग, तो अलग अलग के कारण क्या है कि होच पोच हो जाता है सिस्टम, और एक्चुअली एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं निकल पाती है, ठीक है। एंड अनडिफाइंड टाइम फ्रेम्स लीड टू डिले। फिर इन्फोर्समेंट भी वीक है, ऑर्डर आ भी गया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, राज्य सरकार भी इम्प्लीमेंट नहीं करते अगर उसके डिसीजन पक्ष में नहीं आए तो। फिर प्रोटेक्टेड अपील्स, यानी कि जब फैसला आया राज्य को मंजूर नहीं है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट 136 के अंतर्गत वो सुन सकते हैं फैसले, ठीक है, तो मैटर अटक जाता है, बहुत बार होता है ऐसा। तो वे फॉरवर्ड क्या है, एक रोबस्ट मैकेनिज्म होना चाहिए टू इन्फोर्स द ट्रिब्यूनल अवार्ड्स, लीगल क्लैरिटी होनी चाहिए, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट शुड प्रोवाइड क्लियर लीगल गाइडेंस ऑन मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रिब्यूनल अवार्ड, एंड देन होलिस्टिक पेशेंट मैनेजमेंट, शेयरिंग ड्यूरिंग स्कैरसिटी, कि अगर लेट्स से कि शॉर्ट टर्म में स्कैरसिटी आ गई है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो गई है, तो उसके लिए एक शॉर्ट टर्म प्लान होना चाहिए या इमरजेंसी प्लान होना चाहिए कि भाई ऐसी स्थिति आएगी, इतने लेवल से वाटर कम होगा तो हम जो है इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे। जैसे आप देखेंगे दिल्ली में ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान है ना पॉल्यूशन के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी उस टाइप का सिस्टम कुछ लाया जा सकता है। उसके बाद मूविंग बियॉन्ड द पॉलिटिक्स, बैलेंसिंग द नीड्स like integrate ecological restoration, aquatic biodiversity preservation, sustainable water management and practice। उसके बाद इनेक्टमेंट ऑफ द पेंडिंग बिल्स, जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019 लाया गया था,
एक्चुअली जो एग्जिस्टिंग लॉ एंड रेगुलेशन के लूप होल्स है उसको एड्रेस करने के लिए आप इसे लिख सकते हैं कि भाई ये जो पेंडिंग बिल है उसको इनेक्ट किया जाए, इसमें जो है बेटर सोल्यूशन एंड बेटर रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात कही गई है। ठीक है, तो वाटर जो है वाइटल रिसोर्स है भैया, एंड it significantly impacts the livelihood, the interstate relations between the people as well, and multifaceted approach की जरूरत है to achieve the sustainable solution, and including water in the concurrent list can provide greater clarity. concurrent अभी ये state list में ना, रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव रिवर मैनेजमेंट। तो सिंपल सिंपल बातें की गई हैं। आप देखिए कि ये जो कंक्लूजन लिखा गया है वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव में ध्यान में रख के लिखा गया है। तो ऐसे ही आपको कंक्लूजन लिखना है कि एक हम फ्यूचर सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स को तो बता रहे हैं, हाँ भैया ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, लेकिन अल्टीमेटली हम ये भी बता रहे हैं कि हाँ क्या किया जाना चाहिए एज ए वे फॉरवर्ड। नाम ही क्लियर है, वे फॉरवर्ड मतलब आगे का रास्ता, तो आगे का रास्ता आप थोड़ा सा इंगित कर देंगे। कंक्लूजन का मतलब यही हुआ। ओके, तो ये मुद्दा आपका खत्म है। अब हम चलते हैं अगले मुद्दे की तरफ, जो है आपका डिमांड फॉर स्मॉलर स्टेट्स, और ये मुद्दा खत्म होगा फिर आर्टिकल 370, उसके बाद आपका गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये दो मुद्दे बचे हैं, सिंपल है, मुद्दा समाप्त होने की कगार पर है। आप हमें बताइए कि आपको हमारा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, तो इससे पता चलता है कि हाँ यू आर एंजॉइंग द सीरीज। एंड किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, डाउट हो, समस्या हो, डायरेक्टली आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और अपने सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो अब चलते हैं, अपना अगला मुद्दा है वो है डिमांड फॉर अ स्मॉलर स्टेट। ये देखिए, ये देखिए मतलब अभी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, तब आपको देखना है, ठीक है। तो पास्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ था, इनिशियली स्टेट जो है ना वो कैटेगराइज थे, कैटेगरी वाइज स्टेट डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो ओवरऑल 14 स्टेट था मेरे ख्याल से, 14 स्टेट ही था, एक बार आप वेरीफाई करेंगे। और अब देखिए 28 स्टेट हो गया। तो भाई कैसे हो गया ये? क्योंकि डिमार्केशन किया गया, कुछ कुछ यूटी होंगे पहले, उसको हमने स्टेट में शामिल कर दिया, कुछ बड़े बड़े राज्य होंगे उसको दो में भाग दिया, जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला देख सकते हैं आप, गुजरात और महाराष्ट्र को आप देख सकते हैं, फिर यूपी और बिहार को देख सकते, यूपी बिहार नहीं बोल रहा, झारखंड और बिहार को आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब पहले एक थे, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को देख लीजिए। तो डिमार्केशन हुआ, डिवीजन हुआ, ओके। तो आज भी स्टेट के डिवीजन की बात बहुत सारे एरिया में विद इन द स्टेट चलती है। यूपी की ही बात चलती है भाई, कि यूपी इतना बड़ा है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो जाता है, ईस्ट वाला लो डेवलपमेंट के रास्ते पर है और वेस्ट वाला जो पार्ट है वो हाई डेवलपमेंट के रास्ते पर है। जैसे ये नोएडा वाला एरिया आप देख लीजिए, लखनऊ, प्रयागराज, जबकि इधर वाला जो एरिया है ईस्ट वाला पार्ट वो अभी भी डेवलपमेंट में बहुत पीछे है, बिजली भी कहीं कहीं न पहुंची है, रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है, 4G कनेक्टिविटी भी नहीं है, ये सब मुद्दा उधर चलते रहता है, ठीक है। ये तो मैंने यूपी की बात की है, ऐसे बहुत सारे राज्य में स्मॉलर स्टेट के क्रिएशन की बात की जाती है, ओके। तो ये देखिए, लाइक महाराष्ट्र में विदर्भा को कंस्टिट्यूट करने की बात की जाती है, फिर ईस्ट में पूर्वांचल हो गया। तो क्यों ये मुद्दा चलता है? ताकि मोर एंड मोर कंट्रोल हो रीजनल मैटर या रीजनल अफेयर्स के ऊपर, ठीक है। अब इतना बड़ा राज्य है, इधर का मुद्दा कुछ और हो सकता है, इधर का मुद्दा कुछ और हो सकता है, जिसके कारण जो डेवलपमेंट है वो अधूरा रह जाता है। और दूसरी बात ये भी तो हो सकती है कि भाई कल्चरल डिफरेंसेस हो, इस रीजन में कुछ डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हो, तो भाई अगर मेजोरिटी डोमिनेट कर जाएगा, उसकी कल्चर डोमिनेट कर जाएगी, तो इनके जो कल्चर्स है वो भी प्रभावित हो जाएंगे। तो कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व प्रोटेक्ट करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाना है, और डेवलपमेंट फेयरर हो, ऐसा नहीं कि एक ही राज्य में आगे पीछे हो, है ना। लाइक प्रोस्पेरिटी ऑफ आइलैंड और पेरिफेरी में पूरा गरीबी है ना। जैसे कुछ एरिया है, जैसे दिल्ली की बात कर लेते हैं, प्रोस्पेरिटी है, दिल्ली के आसपास के एरिया को देख लीजिए, ठीक है, वहां पर पॉवर्टी हो जाएगा। तो ये है, तो क्यों स्मॉलर स्टेट को डिमांड किया जा रहा है, अंडर रिप्रेजेंटेड रीजन्स, कल्चरल आइडेंटिटी मैंने आपको बताया है,
एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लेक्ट भी होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लेक्ट मतलब कुछ जगहों पर एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन वहाँ फेलियर देखने को मिलता है। ओके, सिंपल सी बात है, अर्बन एरियाज मान के चलिए तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कानून पुलिस व्यवस्था सब पूरा चौकन्ना होता है। रूरल एरियाज में या फिर रिमोट एरियाज में वो पुलिस का थाना भी पता नहीं कहाँ पर रहता है। ओके, फिर देखिए पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, अनइक्वल डेवलपमेंट, ये तो मैंने बताया आपको। अनइक्वल डेवलपमेंट के कारण इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हमें देखने को मिलती है एंड इन सब के कारण भी जो है वो दिक्कत आती है। जैसे बुंदेलखंड का एग्जांपल है, पूर्वांचल वाला है। पोटेंशियल बेनिफिट क्या होगा अगर स्मॉलर स्टेट क्रिएट किए जाते हैं तो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रॉन्ग फिस्कल मैनेजमेंट हो सकता है, फिर ज़्यादा वो अच्छे तरीके से पैसे जो है वो कंट्रोल कर पाएँ और जो भी पैसे आएँगे टैक्स कलेक्शन से, नॉन टैक्स के माध्यम से वो अपने एरिया छोटे से स्टेट में वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँगे, ठीक है? फिर देखिए एड्रेसिंग द रीजनल नीड्स, ऑप्टिमल रिसोर्स यूज, पॉपुलेशन लिमिटेड रहेगी तो रिसोर्स भी आपका ऑप्टिमल यूज होगा, चाहे लैंड हो, वाटर हो, ठीक है? और इंक्लूसिव ग्रोथ होगा क्योंकि छोटे स्टेट हैं तो एक-एक व्यक्ति पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जा सकेगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे जाएँगे, बहुत सारी चीज़ हैं। तो इसके बाद हम आते हैं चैलेंजेस ऑफ क्रिएटिंग अ स्मॉलर स्टेट। तो एक तो मिक्स परफॉर्मेंस है, जैसे ऐसे तो हम दे देंगे एग्जांपल कि भाई गोवा का एग्जांपल देख लो कितना डेवलप है, सिक्किम का देख लो एग्जांपल कितना अच्छा है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंडेक्स सब कुछ अच्छा है। ओके, तो ये सब कुछ एग्जांपल हम दे देते हैं जिससे ये लगता है कि हाँ जो है चीज़ें अच्छी है। लेकिन हमें ये और भी ट्रैक करना पड़ेगा, सिर्फ इसी 2 राज्यों के आधार पर नहीं, बल्कि और भी राज्यों पर। जैसे आप देखिए बिहार और झारखंड से डेवलप अलग हुआ, तो भाई अभी भी बिहार की जो परफॉर्मेंस है उतनी खास नहीं है। इवन झारखंड तो मिनरल रिसोर्स रिच है, फिर भी यहाँ पर देखिए आप पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, डेवलपमेंट सब कुछ की कमी हमें देखने को मिलती है। तो थोड़ा-सा हमें रिव्यू भी करना पड़ेगा कि सच में बेनिफिशियल होने वाला है या फिर नहीं। उसके बाद लीडरशिप इश्यू है, ये भी कहा जाता है कि भाई नए स्टेट अगर बन भी जाएँ तो पूरा जो अ क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को नए तरीके से पेश करना पड़ेगा, सब कुछ नया एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसके लिए खर्च आएगा। ओके, उसके बाद फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो है, सेंट्रल डिपेंडेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, हो सकती है, डेवलपिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन न्यू स्टेट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। तो वे फॉरवर्ड क्या हो? तो एक तो ये कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एस्टेब्लिश की जाए कि हाँ, इस ग्राउंड को अगर फुलफिल करता है, इस पैरामीटर्स को फुलफिल किया जाता है तभी हम जो है वो क्रिएट करें अ स्मॉलर स्टेट, लाइक पॉपुलेशन साइज, इकोनॉमिक वायबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ओके, हालाँकि आप हमें एक बात पर ज़रूर ओपिनियन दें कि क्या यूपी को अ नए स्टेट में डिमार्केट किया जाना चाहिए? अगर हाँ, तो क्यों? ना तो क्यों? और बैलेंस अप्रोच आप हमें बता सकते हैं। फिर कम्प्रिहेंसिव नीड असेसमेंट कि आखिरकार जिस चीज़ के लिए माँग की जा रही है, वो चीज़ क्या है? और अगर उसके बिना पर भी उस चीज़ को, उस इश्यू को हैंडल कर दिया जाए, तो क्या डिवीज़न करने की ज़रूरत होगी या नहीं? एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे यूपी है, तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि ईस्टर्न पार्ट में जो है डेवलपमेंटल फेलियर है, ठीक है? तो क्या किया जा सकता है कि उसके बाद फोकस ऑन डिसेंट्रलाइज़ेशन, यानी कि हम लोकल गवर्नेंस को एम्पावर कर सकते हैं ताकि अ, वो जो लोकल वाला मुद्दा है उस रीजन का, तो वो उसको सॉर्ट आउट कर सके, ठीक है? विदाउट गिविंग न्यू स्टेट। फिर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटर स्टेट कोऑपरेशन, लाइक कोलैबोरेशन हम स्टेट के बीच बढ़ा सकते हैं व्हेन डीलिंग विद द शेयर्ड रिसोर्सेज और रीजनल डेवलपमेंट चैलेंजेस। ओके, तो कंक्लूजन ये है कि इंडिया जो है चूँकि फेडरल सिस्टम पर आधारित है, तो न्यू सर्कमस्टांसेस आते रहते हैं तो उससे एडजस्ट करना भी ज़रूरी है।
रीजनल डिजास्टर को भी एड्रेस करना जरूरी है, अगर कुछ यूनिक कल्चर है तो उसे भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल होता है तो फिर ठीक है, उस आधार पर क्रिएशन किया जा सकता है स्टेट का। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन या मैकेनिज्म के माध्यम से समाधान निकलता है तो वो भी सही है। ओके, तो ये बात हो गई खत्म, टॉपिक भी खत्म। अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। आर्टिकल 370 बहुत ही पुराना मुद्दा है, 2019 का ही मुद्दा है और अभी तक डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो हम इसे डायरेक्टली एक एक पॉइंट करके नहीं देखेंगे, हम इसे एंगल के रूप में देखेंगे कि ये जो आर्टिकल 360 है इसको हम कुछ कुछ जगह पर यूज कर सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का एग्जांपल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो बस वो हमें देखना है, एक एक क्वेश्चन कि भाई क्यों हटा दिया गया आर्टिकल 370, तो इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आया जाएगा। ठीक है, कितना जायज था कितना गलत था, तो इस टाइप पर हमें जाना भी नहीं है। जो टू द पॉइंट है वो ध्यान रखना है। टू द पॉइंट में क्या है, थोड़ा सा बेसिक हम समझ लेंगे आर्टिकल 370 के बारे में और क्या पावर मिली हुई थी आर्टिकल 370 के अंतर्गत। और एक जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 तो जो बातें कही जा रही थी डेवलपमेंट को लेकर कि भाई ये डेवलप हो जाएगा, ये मुद्दा शांत हो जाएगा, तो क्या प्रोग्रेस हुआ है इन 6 सालों में। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। तो आर्टिकल 370 क्या था, तो थोड़ा सा कहानी मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका जम्मू कश्मीर आज आप देख रहे हैं, एक्चुअली 2019 5 अगस्त 2019 से पहले जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर था वो दोनों एक था और वो राज्य थे, स्टेट थे। ठीक है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को हुआ क्या कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को पहले तो यूटी डिक्लेयर किया गया और उस यूटी को दो भाग में बांटा गया। एक तो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर जिसमें लेजिस्लेचर भी रखे गए, जैसे आज दिल्ली में देखते हैं तो यूटी है लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर भी वहां पर है, दिल्ली की अपनी सरकार भी। ठीक है, और दूसरा है जो लद्दाख, वहां पर आपका सिर्फ यूटी है और उसको कोई लेजिस्लेचर नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये डिमार्केशन हुआ। तो जो तरीका अपनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टू डिक्लेयर यूटी एंड टू रिमूव द गवर्नमेंट, तो इस पर ही काफी ज्यादा सवाल उठे थे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही था या गलत था। तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया गया कि जो पार्लियामेंट ने या जो केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया वो जो है सही है। रीअफर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिसीजन 2019 टू रिवोक द कश्मीर स्पेशल स्टेटस, जो आर्टिकल 370 में दिया गया था। एक और था आर्टिकल 35 कुछ ए करके था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो दोनों को हटाया गया था और इसमें क्या था कि भाई सेपरेट लॉ होंगे, सेपरेट फ्लैग होगा और बाहरी या आउटसाइडर जमीन नहीं खरीद सकेंगे। यू विल बी वेल अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी कि हाँ भाई केंद्र का जो डिसीजन था वो सही था, तो क्या कुछ की ऑब्जर्वेशन यहाँ देखने को मिला। तो एक की ऑब्जर्वेशन ये था कि भाई जो भी स्टेट है, ठीक है, उसकी कोई इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं है। जो संविधान है वो खुद ने बोल रखा है आर्टिकल 5 से 11 कि भाई जो पार्लियामेंट है वो क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं स्टेट को अपने अनुसार। एक ये बात हो गया, कोई इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं है। और ये ध्यान रखना, ये जो इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी दिख रहा होगा। और दूसरी बात ये भी दिख रही होगी कि कोई स्टेट की ऑटोनॉमी नहीं है ऑन इट्स एग्जिस्टेंस, और इट समटाइम्स लुक्स लाइक इट इज अगेंस्ट द फेडरलिज्म और इट इज लाइक यूनिटरी फीचर्स। ओके, उसके बाद दूसरी बात ये बोली गई थी कि जो आर्टिकल 370 है वो टेम्पोररी है एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन है बेस्ड ऑन इट्स हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। दूसरी एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी है वो भी अपहेल्ड की गई टू मॉडिफाई द आर्टिकल 370 एंड डिसॉल्व द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके,
और एक बात ये भी बोली गई थी कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाया जाए, और अब तो इलेक्शन भी कंडक्ट किए जा चुके हैं, सरकार भी आ चुकी है। तो अब देखिए आगे क्या प्रोग्रेस होता है। और अभी स्टेटहुड तो नहीं दिया गया है, लेकिन एक पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रिफ्लेक्ट कर दिया है कि जल्द से जल्द आप स्टेटहुड रिस्टोर करें। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि भाई जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, तो हम खुद जो है स्टेटहुड दे देंगे। किसको? जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को नहीं। और लद्दाख के पीछे आप ये भी देखिए कि थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस भी है। वो डायरेक्टली चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और वहाँ पर केंद्र का कंट्रोल होना जरूरी भी है। तो एक ये भी पर्सपेक्टिव तो आ ही जाती है वैसे। उसके बाद ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, यानी कि कोर्ट ने रिकमेंड भी किया कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन स्टैब्लिश किया जाए टू इन्वेस्टिगेट ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो ये है। बाकी हमने बता दिया है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 क्या बेनिफिट दिया जाता था, गवर्नेंस में क्या चेंज आया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर को 5 लोकसभा सीट मिले, जबकि लद्दाख को 1। एडमिनिस्ट्रेशन में देखे तो जम्मू एंड कश्मीर में पहले गवर्नर होता था, चूंकि ये स्टेट डिक्लेयर हुई थी ना पहले, लेकिन अब चूंकि ये यूटी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर होते हैं। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के पास लेजिस्लेचर है और लद्दाख के पास नहीं है। हालांकि कुछ लिमिटेशंस भी है लॉ मेकिंग पावर के ऊपर, क्योंकि यूटी है ना। तो ये है, बाकी ये कंक्लूजन दिया गया है, ये आप एक बार देख लेंगे। अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक पर, जो है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो ये भी पुराना मुद्दा हो गया है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, कंटेक्स्ट हम बताते हैं। तो चूंकि इसके पीछे एक चीज ये समझिए कि ये जो दिल्ली है या फिर जम्मू कश्मीर है या फिर पुडुचेरी है, ये सब आपका यूटी है, और यूटी पर पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकता है। ठीक है, चाहे लेजिस्लेचर हो चाहे लेजिस्लेचर ना हो, इवन स्टेट सब्जेक्ट पर भी वो कानून बना सकता है पार्लियामेंट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये यूटी है, यूटी में जो केंद्र की पावर होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने भी बनाया होगा। तो इंडिया पार्लियामेंट रिसेंटली पास्ड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023, एंड इसने फिर डिबेट छेड़ दिया अबाउट कि भाई गवर्नेंस फिर फेलियर हो जाएगा, फिर टसल हो जाएगी बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिल अटक जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो ये है की प्रोविजंस क्या है इसका। तो एक तो ये अथॉरिटी क्रिएट की गई, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडवाइज करेगा ऑन द सर्विस मैटर, यानी कि अपॉइंटमेंट के मैटर पर। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको भी बढ़ाए गए हैं कि वो एनसीसीएस यानी कि इस बॉडी के जो भी रिकमेंडेशन आए के उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या अप्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो रिकमेंडेशन होती है बाइंडिंग हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, रिजेक्ट किया जा सकता है, और कुछ कुछ मध्य पर वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल का कंट्रोल भी बढ़ाया गया है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट गेन्स कंट्रोल ओवर ऑफिसर्स ट्रांसफर पोस्टिंग दैट कैन इम्पैक्ट द ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी में क्या है कि एक तो मिनिस्टर हो गया, लेजिस्लेचर हो गया और इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट मतलब जनता। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी वाली चीज थी वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो जाएंगी। तो क्या इश्यूज निकल कर आ रही है, तो यहाँ पर दिखता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा इंटरफेरेंस कर रही है by increasing the authority and the power of this body. Okay, and it may undermine the Supreme Court's judgment and give excessive control to the central government, and accountability भी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, लाइक ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी इन दिल्ली गवर्नेंस। फिर अनक्लियर डेफिनेशन, यानी कि जो एक्ट है इट डज नॉट डिफाइन कंट्रोवर्शियल मैटर्स दैट रिक्वायर द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स नोटिफिकेशन। तो क्या वे फॉरवर्ड होगा भाई? तो लर्निंग फ्रॉम द अदर्स, लाइक जो दूसरे कैपिटल सिटी में जिस प्रकार से गवर्नेंस चलाए जाते हैं, तो उस मॉडल को हम समझ सकते हैं ताकि इफिशिएंसी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे। दूसरे देश का भी हो सकता है ये। डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, 2 tier सिस्टम विथ इलेक्टेड म्युनिसिपल काउंसिल एंड रीजनल गवर्नमेंट कुड इम्प्रूव द लोकल डिसीजन मेकिंग। फिर डोमेन डिमार्केशन हो गया, एरिया डिमार्केट कर दो, किस किस फील्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट का इंट्रूजन रहेगा, किस में नहीं। ओके, और इन्फोर्समेंट पावर्स लाइक म्युनिसिपैलिटी कुड हैंडल सिविल कंप्लायंस विथ कम्युनिटी पुलिस।
तो ये जो है GNCTD हैज स्पार्क्ड डिबेट अबाउट बैलेंसिंग द नीड फॉर ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। इनका कहना यही था कि भाई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है, विद ग्रांटिंग दिल्ली ग्रेटर ऑटोनॉमी। तो इसमें ये हो सकता है कि भाई अल्टरनेटिव गवर्नेंस मॉडल को एक्सप्लोर किया जाए। कोलैबोरेशन ज़रूरी है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, तभी जाके प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो सकेगा एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो सकेगा। ये पूरा जो है चैप्टर 1 घंटा 1.5 मिनट में आपका खत्म होता है, 1 घंटा 10 मिनट में खत्म होता है। तो आप हमें बताइए कैसा लगा आपको, ये इनिशिएटिव चीज़ें समझ में आ रही है, कंसेप्चुअल में दिक्कत तो नहीं है? तो आप ऐसे ही बताते चलें और अपना रिव्यू देते चलें। फिर हम मिलेंगे आपको फिर अगली क्लास में, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 10 सेपरेशन ऑफ पावर एंड फंक्शनल ओवरलैपिंग। कहाँ-कहाँ आपका ओवरलैपिंग होता है और कैसे इस ओवरलैपिंग को दूर किया जा सकता है। उसके बाद ये डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देखिए इस टॉपिक पर ज़्यादा ही आया है, तो इसे भी थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग द सीरीज। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।